हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए जैव अणु बायोकेमिस्ट्री का जैव अणु जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये उसका लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेटों के बारे में और आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेटों के महत्व के बारे में, कार्बोहाइड्रेटों के कौन कौन से महत्व हैं। ठीक है, और आज आपको पढ़ाया जाएगा प्रोटीन्स के बारे में। जो प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सभी बने होते हैं एमिनो अम्लों से, या अल्फा एमिनो अम्ल कहिए आप। अल्फा एमिनो अम्लों से बने होते हैं प्रोटीन, उनके बहुलक होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं अल्फा एमिनो अम्लों के क्या होते हैं? बहुलक। जो एमिनो अम्ल होते हैं वो परस्पर पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बहुत से एमिनो अम्ल परस्पर जो है क्या करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एमिनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अर्थात प्रोटीन में बहुत सारे एमिनो अम्ल होते हैं, इसीलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का एक और नाम है, पॉलीपेप्टाइड। बस आप जानते रहिए। देखो स्रोत क्या है, प्रोटीन के स्रोत क्या है जानते हैं? अंडा, दूध, मांस, मछली ये सब जो है किसके स्रोत हैं? प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है, अब बात किया जाए इम्यूनो अम्ल क्या है। देखो यही है ना कि प्रोटीन अल्फा इम्यूनो अम्लों के बहुलक हैं। इम्यूनो अम्ल क्या है? नाम से स्पष्ट है, इसमें इम्यूनो समूह भी होगा और अम्ल समूह COH समूह भी होगा। इम्यूनो समूह भी होगा और COH समूह दोनों होगा, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, और इम्यूनो अम्लों के स्ट्रक्चर है, सामान्य संरचना है इम्यूनो अम्ल की। RCHNH2COH। एक एल्किल समूह होता है इम्यूनो अम्ल में, एक H होता है, एक COH होता है और एक NH2 होता है। अर्थात आप बोल सकते हैं कि इसमें एक कायरल कार्बन होता है, मतलब कायरल कार्बन होता है। इम्यूनो अम्लों में क्या होता है? कायरल कार्बन, क्योंकि चारों वैलेंसी डिफरेंट है। यहाँ आप R का मान रखेंगे तो सामान्य केस में इम्यूनो अम्ल जो है उनको मानते हैं कि ये जो है इसमें कायरल कार्बन पाया जाता है, अर्थात ये प्रकाशिक सक्रिय होगा। कैसा होगा? प्रकाशिक सक्रिय। और देखो इम्यूनो अम्लों को अल्फा इम्यूनो अम्ल कहते हैं, जो सामान्य केस में आप यूज करते हैं। उसके अलावा बीटा भी कह सकते हैं, बीटा, अल्फा, बीटा है ना, गामा, डेल्टा, ये लिखा गया है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, ऐसा नाम दिया जा सकता है। अल्फा कब कहेंगे? जब COH के समीपवर्ती कार्बन पे, ठीक बगल वाले कार्बन पे पर NH2 समूह पाया जाए तो उसे अल्फा नाम दिया जाएगा। अगर उसके समीप, मतलब यही है ना कि इसे इसके समीपवर्ती कार्बन पे NH2 होगा तो अल्फा होगा, अगर इस पे ना होकर इसके बगल वाले कार्बन पे होगा तो बीटा हो जाएगा। ऐसे ही कि COH के संबंध में किस कार्बन पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, COH के संबंध में किस कार्बन पर NH2 ग्रुप जुड़ा है, उसी के आधार पर उसका नाम होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसा इम्यूनो अम्ल नाम दिया जाता है। और आप इम्यूनो अम्लों के विषय में जानते ही है, इसमें होता है कायरल कार्बन, ये क्या होगा? प्रकाशिक सक्रिय। यहाँ जो R का मान होता है, देखो R का मान क्या क्या रख सकते हैं आप? R का मान रख सकते हैं H, R का मान H रख सकते हैं, R का मान रख सकते हैं CH3, R का मान रख सकते हैं क्या? एक होता है आइसोप्रोपिल समूह। कौन सा समूह? आइसोप्रोपिल समूह, CH3 ट्वाइस और CH। एक होता है CH2OH। ये सब थोड़ा सा कुछ जानते रहिए आप लोग। R का मान, ये सब ऐसा नहीं कि यही केवल होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। R का मान H रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, और एक है आइसोप्रोपिल ग्रुप CH ट्वाइस, CH3 ट्वाइस, CH2OH हो सकता है। अगर आप H का मान, मतलब R का मान H रख सकते हैं, H रखेंगे तो आपको जानते हैं क्या मिलेगा? आपको मिलेगा R का मान अगर H रखा आपने तो H H2 हो जाएगा, आपको मिलेगा NH2 CH2 COOH। क्यों? क्योंकि R का मान अगर H रखेंगे तो H H2 हो जाएगा, NH2 CH2 COOH। इसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्या होता है? और यही एक ऐसा इम्यूनो अम्ल है जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता है, क्योंकि दो वैलेंसी सेम सेम हो गई। तो इसी यही बोला गया है कि इम्यूनो अम्ल जो है सामान्यतः प्रकाशिक सक्रिय होते हैं ग्लाइसिन को छोड़कर। अगर आप CH3 रखते हैं, R का मान रखते हैं CH3, तो आपको जो मिलेगा उसका नाम होगा एलेनिन। क्या नाम होगा? एलेनिन। अगर आप R का मान ये रखते हैं CH2OH, तो जो आपको मिलेगा उसका नाम होगा सेरीन। कुछ ऐसे फिक्स याद रख लें आप लोग।
आर का मान ऐसे रखेंगे तो आपको मिलेगा ग्लाइसिन। अगर आप आर का मान क्या रखते हैं, CH3 रखते हैं, आपको मान लो ऐसा कुछ मिल जाए क्या भाई कि CH3, चलो NH2 कर दूं मैं, NH2 पर कर लीजिए आप लोग, NH2 CH3 आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, CH3 और COOH, इसका नाम क्या होता है, एलानिन। अगर आप आर का मान रखते हैं CH2OH ग्रुप तो क्या नाम होगा, सेरीन। तो सभी एमिनो अम्ल जो है सामान्य केस में प्रकाशीय सक्रिय होते हैं, बस किसको छोड़ दिया जाए, ग्लाइसिन को छोड़ दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा एमिनो अम्लों में डी और एल विन्यास। मैंने आपको बता दिया है कैपिटल डी और कैपिटल एल विन्यास का जो यूज होता है, जो उपयोग होता है, वो किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेटों के लिए होता है और एमिनो अम्लों के लिए होता है। कार्बोहाइड्रेटों में आपको क्या करना है, कैपिटल डी और कैपिटल एल विन्यास देखने के लिए मुख्य क्रियात्मक समूह से सबसे अधिकतम दूरी पर जो कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन पर ही देखना है। सबसे अधिकतम दूरी पर जो कायरल कार्बन होगा उस पर OH समूह की व्यवस्था देखनी है कार्बोहाइड्रेट के लिए। OH समूह अगर राइट में होगा तो कैपिटल डी, OH समूह लेफ्ट में होगा तो क्या बोलेंगे, कैपिटल एल। वो है कार्बोहाइड्रेट के लिए। और अगर आपको एमिनो अम्लों के लिए तो ये बोलते हैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट यूज किए जाते हैं सामान्य केस में कैपिटल डी विन्यास रखते हैं। कौन सा विन्यास रखते हैं, कार्बोहाइड्रेटों में कैपिटल डी विन्यास होता है। और जो एमिनो अम्ल होते हैं उसमें अगर आपको कैपिटल डी और कैपिटल एल देखना है तो आपको देखना है NH2 समूह का पोजीशन देखना है। NH2 समूह किधर है, अगर NH2 समूह राइट में है तो कैपिटल डी होगा और लेफ्ट में होगा तो क्या होगा, कैपिटल एल। और जो एमिनो अम्ल यूज किया जाता है उस सामान्य केस में कौन यूज करते हैं आप लोग, एल विन्यास वाला। जब बहुत सारे एमिनो अम्ल जोड़ेंगे तो एमिनो अम्ल का एक NH2 सीधा इधर होना चाहिए, COH उधर होना चाहिए, फिर अगला जोड़ेंगे फिर उसका NH2 इधर, COH उधर, इस प्रकार से जोड़ना है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यही बात है कि जो एमिनो अम्ल होते हैं जो यूज किए जाते हैं वो कैपिटल एल विन्यास वाले होते हैं। कैपिटल डी इसका जो होगा भाई, जब NH2 राइट में होगा तो कैपिटल डी हो जाएगा। अभी आपको पढ़ाया जाएगा किसके भाई, एमिनो अम्लों के कह सकते हैं प्रकार, कि एमिनो अम्लों को कैसे बांटा गया है, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। तो एमिनो अम्लों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक बांटा गया है शारीरिक आवश्यकता के आधार पर कि शरीर को आवश्यक है कि नहीं, शारीरिक आवश्यकता के आधार पर। और एक बांटा गया है NH2 और COOH समूह की संख्या के आधार पर। देखिए शारीरिक आवश्यकता के आधार पर पहला प्रकार है, इस आधार पर बांटा गया है। और दूसरा बांटा गया है उसमें NH2 और COOH समूह की संख्या के आधार पर। अगर एमिनो अम्लों में NH2 और COOH समूह इसकी संख्या एक एक है, एक NH2 समूह है एक COH समूह है, किसी भी एमिनो अम्ल में अगर एक NH2 समूह है और एक COH समूह है तो उसे कहा जाएगा ना उदासीन एमिनो अम्ल। कौन सा एमिनो अम्ल, उदासीन एमिनो अम्ल। एमिनो अम्लों को आप अम्लीय एमिनो अम्ल तब कहेंगे पता है, जब NH2 समूह एक ही हो। NH2 समूह क्षारीय होता है तो जानते हैं आप लोग, NH2 समूह कैसा होता है, क्षारीय होता है। और COH समूह कैसा होता है, अम्लीय होता है। जब क्षारीय और अम्लीय दोनों समूह एक ही होंगे तो अमीनो अम्ल उदासीन होगा। अगर मान लो किसी की संख्या बढ़ जाए, मान लो कि NH2 समूह एक ही रहे और COH का समूह 2 हो जाए, COH समूह की संख्या 2 हो जाए तो उस केस में अम्लीय एमिनो अम्ल हो जाएगा। एक से ज्यादा बोलेंगे कि जब किसी एमिनो अम्ल में NH2 समूह की संख्या एक ही हो और COH समूह की संख्या एक से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, अम्लीय। और जब एक एक होंगे तो उदासीन। और यदि किसी एमिनो अम्ल में COH की संख्या एक रहे लेकिन NH2 की संख्या एक से ज्यादा हो जाए, क्षारीय हो जाएगा। और शारीरिक आवश्यकता के आधार पर जब बांटा गया है, वो बांटा गया है कि कौन से एमिनो अम्ल शरीर में खुद बनते हैं और कौन से एमिनो अम्ल ऐसे हैं जिनको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, बाह्य स्रोत से लेने की आवश्यकता होती है। ऐसे एमिनो अम्ल जिनको बाह्य स्रोत से, बाह्य माध्यम से, भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता होती है तो ऐसे एमिनो को बोलते हैं, एमिनो अम्लों को कहा जाता है आवश्यक एमिनो अम्ल। वो जरूरी होते हैं, उनको बाहर से लेना आवश्यक होता है उनके भाई स्रोत के माध्यम से, जिससे वो मिल जाए। दूध वगैरह, दूध तो सबसे अच्छा स्रोत है एमिनो अम्लों का, उसमें सभी प्रकार के जो है एमिनो अम्ल मिल जाते हैं। और बात करें अनावश्यक क्या है, अनावश्यक एमिनो अम्ल ऐसे एमिनो अम्ल हैं जो शरीर के अंदर खुद बनते हैं
और जिनका जो है बॉडी में कोई खास यूज नहीं, उन्हें कहा जाता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। और सामान्यतः जो है पृथ्वी पर मानते हैं कि पृथ्वी पर 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, जिनमें से 10 आवश्यक होते हैं और 10 क्या होते हैं, अनावश्यक। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं। और जो प्रोटीन नहीं होते, प्रोटीन, उनमें एमिनो अम्लों की संख्या 100 से अधिक होती है। सामान्य केस में जो प्रोटीन होते हैं उनमें एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 100 से अधिक। तो आप सोचेंगे कि एमिनो अम्ल तो 20 ही प्रकार के हैं, फिर ये 100 से अधिक एमिनो अम्ल कैसे हो जा रहे हैं? वही इनकी संख्या रिपीट होती है, 20 ही प्रकार के 20 ही हैं। अब कोई 5 बार, कोई 10 बार, कोई 20 बार ऐसा यूज हो जाए, इस प्रकार के एमिनो अम्लों की संख्या कितनी हो जाती है, 100 से अधिक। ऐसे होता है, ठीक है। कितना लिखे आप लोग फटाफट। देखिए ध्यान से अच्छा आप लोग, यह है ना एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। पहला है NH2 और COH समूह की संख्या के आधार पर। अगला पढ़ेंगे आप शारीरिक आवश्यकता के आधार पर। तो अगर NH2 और COH समूह की संख्या देखें तो मैं बता चुका हूं आपको ना, इसकी संख्या के आधार पर आप 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे आप एमिनो अम्लों को, उदासीन एमिनो अम्ल, अम्लीय एमिनो अम्ल और क्षारीय एमिनो अम्ल। उदासीन कब कहेंगे, जब एक एक हो, NH2 और COH दोनों समूह की संख्या एक एक हो, एक वो एक वो। अम्लीय कब कहेंगे, जब COH की संख्या एक से ज्यादा हो और NH2 एक ही बार हो। क्षारीय कब कहेंगे, जब NH2 की संख्या एक से ज्यादा बार हो और COH एक ही बार हो। भाई कोई एक बढ़ना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, ये आपका है क्या है, उदासीन एमिनो अम्ल जो है, इसमें एक NH2 समूह और एक COH समूह उपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, अलानिन है, ठीक है। ये सब जो है उदासीन एमिनो अम्ल के एग्जाम्पल है। अर्जिनिन भी होगा, अगर आपने ना, अर्जिनिन नहीं होगा, हाँ अर्जिनिन हो जाएगा। अगर आप आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा देंगे ना आर के स्थान पे, तो आप अर्जिनिन हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्जिनिन। वो भी उदासीन में ही आ जाएगा, उदासीन एमिनो अम्ल की कैटेगरी में आ जाएगा। अम्लीय एमिनो अम्ल क्या है, जिसमें जो है एक NH2 समूह हो और एक से ज्यादा क्या उपस्थित हो, COH समूह। एग्जाम्पल है इसके, देखिए NH2 समूह एक ही है, COH समूह 2 बार है। ये क्या है, एस्पार्टिक एसिड। नाम क्या है, एस्पार्टिक एसिड। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखो NH2 एक ही बार है, COH 2 बार है, CH2 2 बार है, बात अलग है, COH 2 बार है। इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम है, ग्लूटामिक एसिड। ये एमिनो अम्ल है। क्षारीय एमिनो अम्ल किसे कहेंगे, जिसमें COH समूह की संख्या एक ही हो, NH2 समूह की संख्या एक से ज्यादा हो। जैसे देखें NH2 समूह 2 बार हो गया, COH एक ही बार। यहाँ भी देख लें आप, NH2 समूह देखो 2 बार है, COH एक ही बार है। इसका नाम है एस्परजीन और इसका नाम क्या है, ग्लूटामीन। ऐसे आप लिख लें, ग्लूटामीन, ठीक है। इसको आप लिखें, फिर आपको पढ़ाया जाएगा क्या, शारीरिक आवश्यकता के आधार पर 2 प्रकार के पढ़ेंगे, क्या क्या, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक, ठीक है। पहले आवश्यक फिर अनावश्यक, यही लिखाऊंगा आपको मैं, आप यही लिख लें। इसके बाद आपको आवश्यक फिर अनावश्यक, ये एमिनो अम्ल लिखाए जाएंगे। फटाफट लिखें आप। देखिए ध्यान से, अभी आपको पढ़ाया गया है एमिनो अम्लों के बारे में ना, कि भाई एमिनो अम्ल कितने प्रकार से बांटा गया है। एक बांटा गया किसके आधार पर, उसमें NH2 और COOH समूह की उपस्थिति की संख्या के आधार पर बोल सकते कि कितनी संख्या है COOH और NH2 की, उसके आधार पर आपने पढ़ लिया है 3 टाइप का, अल्फा बीटा, अल्फा उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। अब यहाँ बात हो रही है शारीरिक आवश्यकता के आधार पर। जो शारीरिक आवश्यकता के आधार पर मैं बता चुका हूं आपको कि एमिनो अम्लों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड, और इसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है, आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है, बोला गया कि वे एमिनो अम्ल जो शरीर में क्या होते हैं, स्वयं संश्लेषित नहीं होते हैं, स्वतः संश्लेषित नहीं होते हैं, इनको भोजन के माध्यम से ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, पोषक पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, उसी में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसका एग्जाम्पल्स है अर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलेनिन, थ्रियोनिन,
ट्रिप्टोफैन, वैलिन। मैं आपको बता चुका हूं कि एमिनो अम्लों जो पृथ्वी पर सामान्य केस में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 प्रकार के, जिसमें से 10 को आवश्यक एमिनो अम्ल की कैटेगरी में रखा गया है और 10 को अनावश्यक एमिनो अम्ल की कैटेगरी में रखा गया है। तो आवश्यक में यही है, अर्जिनिन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलेनिन, ट्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन। और इनके लिए जो है सभी जो एमिनो अम्ल हैं इनके लिए 3 शब्द का, 3 वर्ड्स के संक्षिप्त रूप लिखे गए हैं। एक वर्ड का भी होता है, 3 वर्ड का भी होता है। तो 3 वर्डों के संक्षिप्त रूप लिखे गए हैं। अर्जिनिन को ARG से दिखाते हैं, अर्जिनिन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ऐसे पढ़ना पड़ेगा शॉर्ट में, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलेनिन, ऐसे। इसको ट्रिप्टोफैन ना, ठीक है, ट्रिप्टोफैन इसको क्या बोलते हैं, नहीं, ये है थ्रियोनिन, ये थ्रियोनिन है, ये आपका ट्रिप्टोफैन है, ये वैलिन है। इसका ट्रिक बनता है, और ट्रिक भी है, ट्रिक की बात बाद में की जाएगी, फिलहाल ऐसे देखते रहिए हम लोग। इसकी बात करें अगर, ठीक है, इसकी बात करें तो ये है क्या, अनावश्यक एमिनो अम्ल। इसमें क्या है, वे एमिनो अम्ल जो शरीर में जो है स्वतः संश्लेषित होते हैं और शरीर के लिए ज्यादा आवश्यक नहीं होते, शरीर में स्वतः संश्लेषित होते हैं, यही क्या कहलाते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनके एग्जांपल्स हैं एलेनिन, एस्परजीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन, सिस्टीन। फिर से पढ़ें आप लोग, एलेनिन, एस्परजीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन और सिस्टीन। ये 10 प्रकार के अनावश्यक है और इनके लिए भी जो है संक्षिप्त रूप लिखा गया है 3 शब्दों का। ALN, इसके लिए देखो ASN लिखा तो आपको पहचानना पड़ेगा वो एस्परजीन है। ASN किसके लिए लिखा जाता है, एस्परजीन के लिए। और एस्पार्टिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं, ASP, ठीक है, ASN लिखा जाता है एस्परजीन के लिए, एस्पार्टिक एसिड के लिए ASP लिखा जाता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए GLU लिखा जाता है, और ये ग्लूटामीन के लिए GLN, ग्लूटामिक एसिड के लिए GLU और ग्लूटामीन के लिए GLN, और ग्लाइसिन के लिए GLY, इसका भी ठीक है, प्रोलिन के लिए PRO, SIR है, और इसके लिए TYR, इसके लिए क्या है CYS। इसके शॉर्ट में ट्रिक्स बनते हैं, देखो क्या बनता है इसका ट्रिक्स, अर्ग, हिस, इले, ल्यू, ठीक है, इले, ल्यू, सबके फुल फॉर्म को जानने पड़ेंगे। लीस, मेथ, फेन, उसका फेनिल एलेनिन है तो फेन बोल सकते हैं, फेन पूरा नाम है फेनिल एलेनिन, फेन। इसके बाद क्या होता है, थ्रो ना, फेन थ्रो TRP वाल्व, ऐसे ट्रिक्स बनते हैं इसके, फेन थ्रो TRP वाल्व, ऐसा ट्रिक बनता है। और इसका होता क्या है, अला आइसन ASP, ठीक है, अला आइसन ASP, ग्लू गलन ग्लाई, ग्लू गलन ग्लाई, प्रोसर टायर सीस, इस थोड़ा सा बना सकते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ से चलो, तो ये ज्विटेरान, देखिए यहाँ से ज्विटेरान क्या है, एमिनो अम्ल जो होते हैं ना, अगर एमिनो अम्लों को अम्लीय माध्यम में रखा जाए तो जानते हैं एमिनो अम्ल जो है उस केस में क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। सामान्य केस में एमिनो अम्ल उदासीन होते हैं, जो एमिनो अम्ल होते हैं वो होते हैं उदासीन। जब उनको अम्लीय माध्यम में रखा जाता है तो वो क्षार की भांति व्यवहार करते हैं, और जब उनको जो है क्षारीय माध्यम में रखा जाए तो अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। और ध्यान दें, और यदि एमिनो अम्लों को उदासीन माध्यम में रखा जाए, किस माध्यम में रखा जाए, उदासीन, ये थोड़ा सा आपके टॉपिक वाली चीजें हैं कि अगर एमिनो अम्लों को उदासीन माध्यम में रखा जाए
तो उस केस में क्या होता है, एमिनो अम्लों का जो COOH समूह होता है वो एक प्रोटॉन निकाल देता है। उदासीन माध्यम कहें चाहे जलीय माध्यम कह सकते हैं, जलीय विलयन कह दें, उदासीन विलयन कह दें, उसमें जो है एमिनो अम्लों का जो COOH समूह है वो एक प्रोटॉन निकाल देता है, H+ को निकाल देता है, जो कि उसी के एमिनो समूह द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। क्योंकि एमिनो समूह लोन पेयर उपस्थित होने की वजह से वो क्षारीय होता है, एमिनो समूह क्षारीय होता है और COH समूह अम्लीय होता है। उदासीन माध्यम में क्या करता है, COH अपना H+ निकाल देता है और जो कि कौन ग्रहण कर लेता है, एमिनो समूह। इस प्रकार क्या आता है, COO- बन जाएगा और NH3+ बन जाएगा, COO- बन जाता है, NH3+ बन जाता है। इसी को बोलते हैं, यही जो आयन है इसी को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। आपको ये समझे ध्यान से, छाप लो, आपको ये समझना है कि यदि देखो एमिनो अम्ल आपका क्या है, R है, CH2 है, NH2, यहाँ NH2 कर लिया जाए, NH2 कर लिया जाए, R कर ले और यहाँ COOH, CH होना चाहिए, ये एमिनो अम्ल है। अगर इस एमिनो अम्ल को ना किसमें भाई किसमें भाई, उदासीन माध्यम या जलीय माध्यम, ये मैं बोल रहा हूँ उदासीन माध्यम में डाल दिया जाए, उदासीन माध्यम मतलब यहाँ H+OH सब बराबर है। ये कौन सा माध्यम है, उदासीन माध्यम या जलीय माध्यम में किसको रखा जाए, एमिनो अम्लों को, जिसमें NH2 समूह है और CH समूह है, R है और COOH है। ये जानते हैं क्या करता है, ये आगे चल ये H+ निकाल देता है, ये अपना O-H+, और यही H+ इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है लोन पेयर उपस्थित होने की वजह से। तो ये H+ ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करने के बाद जानते हैं क्या बनाता है, इसी माध्यम में बनाएगा, इसी के अंदर बनाइए आप लोग, आगे चल के इसी में क्या बनाएगा, इसी माध्यम में, कौन सा माध्यम, उदासीन माध्यम, इसी में इस प्रकार से बन जाएगा NH3+ और क्या बनेगा, CHRCOO-, ये बन जाता है। और यही जो आयन नहीं, एक ही यौगिक में पॉजिटिव निगेटिव दोनों उत्पन्न हो गए हैं, इसको बोलते हैं द्विध्रुव, क्या बोलते हैं, डाइपोल। जब पॉजिटिव निगेटिव एक ही यौगिक में आ जाए तो उसे आप बोलते हैं द्विध्रुव। तो ये जो द्विध्रुवीय आयन है, जो द्विध्रुवीय आयन है, इसी द्विध्रुवीय आयन को आप क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, क्या बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन लिखा गया है कि जलीय या उदासीन माध्यम में एमिनो अम्लों का COH समूह H+ को मुक्त कर देता है, जो कि NH2 समूह द्वारा, उसी के NH2 समूह द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और इस प्रकार जो द्विध्रुवीय आयन बनता है, द्विध्रुवीय आयन बनता है, इसी आयन को आप क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप क्या बोलेंगे, यही आपका है ज्विटर आयन। और बता दूं मैं आपको, देखो ये नाम का आयन है, ये नाम का आयन है, लेकिन ये उदासीन होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो यदि पॉजिटिव निगेटिव बराबर है, नाम का आयन है लेकिन होता कैसा है, ये उदासीन। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, अगर एमिनो अम्लों को अम्लीय माध्यम में रखा जाता है तो जहां H+ होता है, क्या होता है, हाँ मैं बात कर रहा हूं दूसरा पॉइंट, ये यही बात थी। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर एमिनो अम्लों को कहाँ रखा जाए, एमिनो एसिड को रखा जाए किसमें भाई, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय क्या आ रहा है ना, माध्यम में रखा जाए, तो जानते हैं क्या होगा, तो एमिनो अम्ल क्या होता है, R, ये हुआ ना, NH2 CHRCOOH। अम्लीय माध्यम में क्या है, बहुत सारे H+ हैं, H+ की अधिकता है ना, अम्लीय माध्यम में कौन सा आयन रहेगा, H+ आयन। तो H+ आयन जो होगा ना, ये इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। जो H+ आयन नहीं होगा, यहां से H+ को निकालने नहीं देगा। प्लस प्लस से समझे आप लोग, एक प्रकार से पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। इसी वजह से ये जो एमिनो अम्ल है ये अपना H+ निकाल नहीं पाता है और बदले में ये H+ जाके कहाँ जुड़ जाता है, अर्थात ये H+ को, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, अगर कोई भी पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो उसको आप क्षार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई भी पदार्थ अगर प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो उसे आप क्षार बोलेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, माध्यम, इसी माध्यम में क्या बनेगा, कैसा बिहेव मिलेगा आपको, ये इस प्रकार से आयन बनाएगा, कैसा आयन, धन आयन है।
कैसा आयन बनाएगा, या धनावेशित आयन कैसा आयन बनाएगा, इसी प्रकार से COH बना रहेगा भाई, H प्लस ग्रहण कर लेगा, आपको मिलेगा धन आयन। किस माध्यम में, इम्यूनो अम्ल धनायन बनाते हैं किस माध्यम, अम्लीय माध्यम में, H प्लस को ग्रहण करके धनायन बना लेगा। लेकिन अगर रख दें क्षारीय माध्यम, क्या रख दें, दूसरा रख दें, थर्ड केस है, मान लीजिए इम्यूनो अम्ल हो किस माध्यम में, इम्यूनो अम्ल, कौन सा माध्यम, क्षारीय माध्यम। तो जानते हैं क्षारीय माध्यम में क्या होगा, वहां पे OH माइनस रहेगा, OH माइनस रहेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, या निगेटिव निगेटिव मतलब OH माइनस रहेगा। बता रहा हूं देखो, ऐसा आप समझें, ये जो है आ रहा है ना भाई कि नहीं आ रहा है, और नीचे भी आ सकता है थोड़ा बहुत, कि नहीं आएगा, यहीं तक आएगा। देखो NH2 CHRCOOH कौन सा माध्यम है, क्षारीय माध्यम। यहाँ पे OH माइनस की अधिकता है, OH माइनस बहुत सारे, तो जानते हैं उस केस में क्या होगा, देखो ये वहां से H प्लस निकलेगा, लेकिन ये H प्लस तुरंत ये ग्रहण कर लेगा, क्योंकि OH माइनस से तुरंत ग्रहण कर लेगा, उसके पास नहीं जा पाएगा, उसके पास नहीं जा पाएगा। तो आपको क्या मिलेगा पता है, क्षारीय माध्यम में आगे चल के आपको मिलेगा NH2 और CH, फिर क्या मिलेगा, R मिलेगा, और आपको मिलेगा COO माइनस, अर्थात ये H प्लस दान कर दे रहा है, इम्यूनो अम्ल अपने H प्लस का दान कर दे रहा है, किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम। किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, अम्ल की भांति। किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, आपको याद रखना है, अम्लीय माध्यम में क्षार की भांति व्यवहार करेगा, क्षारीय माध्यम में अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, ये ऋणायन बना है, अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, और उदासीन माध्यम में अम्ल और क्षार दोनों का काम कर रहा है, H प्लस निकाल भी रहा है, ग्रहण भी कर रहा है। इसी को बोलते हैं उभयधर्मी प्रकृति। कौन सा, उभयधर्मी बोल सकते हैं कि एमिनो अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी। उदासीन है वो तो होते, देखो इम्यूनो अम्ल होते हैं उदासीन, कैसे होते हैं, लेकिन जो उनकी नेचर्स होती है, अगर विलयन में रखा जाए उनको, तो कैसा नेचर दिखाते हैं, उभयधर्मी प्रकृति। अम्ल की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं, क्षार की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं, अम्ल क्षार, अर्थात ये कह सकते हैं ना, अम्ल क्षार दोनों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। तो अगर कोई पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार कर सके, तो ऐसी नेचर को आप क्या बोलते हैं, उसकी उस प्रकृति को आप बोल देते हैं कौन सी प्रकृति, उभयधर्मी प्रकृति। कौन सी प्रकृति, एमिनो अम्ल की प्रकृति उदासीन होती है, लेकिन रिएक्शंस वगैरह में कैसा व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी। अब इसको फटाफट लिख लें, आपके जीटरान के लिए यही टाइम भी है, लिखो लिखो। अच्छा देखिए ध्यान से, कुछ विशिष्ट, अच्छा देखिए ध्यान से, देखो एमिनो अम्लों के विषय में बताया गया कि एमिनो में जो होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, रंगहीन ठोस होते हैं। ठीक है, जली विलयन में रंगहीन ठोस फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये जल में विलय होते हैं। इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इनका गलनांक उच्च होने की वजह क्या है, जानते हैं, जली विलयन में जो एमिनो अम्ल होते हैं वो ज्यूटर आयन फॉर्म में पाए जाते हैं, आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, और इनके बीच में होता है प्रबल आकर्षण बल, आयनिक आकर्षण बल कार्य करता है, आयन है इनके, मतलब बहुत सारे अगर एमिनो अम्ल हैं, बहुत सारे ज्यूटर आयंस रहेंगे, उनके बीच में कौन सा आकर्षण बल कार्य करेगा, एक का पॉजिटिव पार्ट, एक का निगेटिव पार्ट, दोनों के बीच में कार्य करता है प्रबल आकर्षण बल। उसको आप बोल सकते हैं ना, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। उसके पाए जाने की वजह से जो एमिनो अम्ल होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और इनके क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, ध्यान दें आप लोग कि देखो ये थोड़ा सा एक पॉइंट बताया गया है कि मैं बताया हूं ना कि सभी एमिनो अम्ल पाए जाते हैं ज्यूटर आयनिक फॉर्म में, लेकिन सभी एमिनो अम्लों का अपना एक फिक्स पीएच मान होता है। विलयन में पाए जाते हैं ज्यूटर आयनिक फॉर्म में, जो एमिनो अम्ल होते हैं विलयन में या जलीय माध्यम में ज्यूटर आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, और सभी एमिनो अम्ल एक फिक्स पीएच मान पर ज्यूटर आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। और जिस फिक्स पीएच मान पे एमिनो अम्ल ज्यूटर आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, उसी पीएच मान को कहा जाता है पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसे कहा जाता है कि वह
फिक्स पीएच मान, वह विशेष पीएच मान जिस पर एमिनो अम्ल जो है, सभी का अलग अलग है, जिस पर एमिनो अम्ल जो है किस में पाए जाते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं क्या आप लोग, पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उस एमिनो अम्ल का। और मान लो, सुनो पहले, मान लो किसी एमिनो अम्ल का जो भी पीएच मान हो, अगर वही पीएच मान ब्रेन में उत्पन्न हो जाए तो एमिनो अम्ल क्या, वह एमिनो अम्ल, हर एमिनो अम्ल का, हर एमिनो अम्ल एक फिक्स पीएच मान पर ज्विटर आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। मान लो वो पीएच मान एमिनो अम्ल को प्राप्त हो जाए तो जानते हैं क्या होगा, वह एमिनो अम्ल क्या हो जाएगा, तुरंत ही ज्विटर आयन बना लेगा और और क्या होगा, बहुत सारे ज्विटर आयन बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही एमिनो अम्ल होगा, बहुत सारे एमिनो अम्ल होंगे, वो ज्विटर आयन बना लेंगे और ज्विटर आयन बनाने के बाद वो क्या होंगे, विलयन में ठोस अवस्था में कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे। भाई आयन बनेगा, अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, ठोस बन जाएंगे और ठोस अवस्था को प्राप्त करके वो कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब बात हो जाए, अगला पॉइंट है पेप्टाइड यौगिक। पेप्टाइड यौगिक किसे कहते हैं? ठीक है, पेप्टाइड यौगिक किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल जो है परस्पर संपर्क में आते हैं तो वो जल को निकालकर, जल का निष्कासन करके एक योगात्मक यौगिक बनाते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, अब बोलते हैं पेप्टाइड यौगिक। पेप्टाइड यौगिक किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल क्या करें भाई, जल का निष्कासन कर लें, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं संघनन। संघनन करके जो है एक योगात्मक यौगिक बनाते हैं, उस यौगिक को आप क्या बोलेंगे, मतलब ऐड करके कंपाउंड बना लेंगे, जुड़ करके यौगिक बना लेंगे, उसी यौगिक को आप क्या बोलते हैं, पेप्टाइड यौगिक। ठीक है, देखो पेप्टाइड यौगिक बनाने के लिए सामान्यतः इसको पेप्टाइड भी कहा जाता है। पेप्टाइड यौगिक या पेप्टाइड क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल संपर्क में आते हैं और जल का निष्कासन करके जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद जो पूरा यौगिक बना है उस पूरे यौगिक को आप क्या बोलेंगे, पेप्टाइड यौगिक। तो पेप्टाइड यौगिक के निर्माण के लिए जानते क्या होना आवश्यक, किसका होना आवश्यक है, मतलब कम से कम दो एमिनो अम्लों का होना आवश्यक है। और एमिनो अम्ल जो है जल का निष्कासन करके जो है, जो जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। मैं भी लिखाऊंगा, पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल जो है परस्पर संपर्क में आते हैं तो जल का निष्कासन करके बॉन्ड, एक प्रकार का पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, जल का निष्कासन करके एक प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं, एमाइड बॉन्ड बनाते हैं। एमाइड बॉन्ड जानते हैं, ऐसे बनता है CONH टाइप का, ऐसे CONH टाइप का बॉन्ड बनाते हैं, एमाइड बॉन्ड बनाते हैं। इसी एमाइड बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी एमाइड बॉन्ड को नाम दिया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। किसके बीच पाया जाता है, एमिनो अम्लों के बीच। अच्छा, आप ये जानते रहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए कम से कम दो एमिनो अम्ल चाहिए, और भाई कम से कम दो, उससे आधे होंगे तो ही चलेगा। ठीक है, देखो जो पेप्टाइड नहीं है, पेप्टाइड यौगिक नहीं है, पेप्टाइड यौगिक को उसमें, उसके निर्माण में कितने एमिनो अम्ल भाग लिए हैं उनकी संख्या के आधार पर, पेप्टाइड यौगिक को उसके निर्माण में कितने एमिनो अम्ल भाग लिए हैं उनकी संख्या के आधार पर बांटा गया है। जानते हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड बांटा गया दो पार्ट में, एक बांटा गया है ओलिगोपेप्टाइड, एक बांटा गया है पॉलीपेप्टाइड। एक बांटा गया है ओलिगोपेप्टाइड में, एक बांटा गया है पॉलीपेप्टाइड में। ओलिगोपेप्टाइड मतलब जब पेप्टाइड यौगिक के निर्माण में 2 से लेकर 10 एमिनो अम्ल भाग लेते हैं तो उनको ओलिगोपेप्टाइड कहा जाता है। कौन सा पेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड यौगिक कब कहेंगे, जब पेप्टाइड यौगिक के निर्माण में कितने एमिनो अम्ल भाग लें, 2 से लेकर 10। और अगर कभी पेप्टाइड यौगिक के निर्माण में भाग लेने वाले एमिनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक होती है तो उसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। क्या कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड यौगिक। ठीक है, तो ये मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो भी आपने क्या, ये सब थोड़ा लिख लीजिए, तब मैं बनवा रहा हूँ ना, लिखो लिखो। अच्छा देखिए ध्यान से पहले आप, अब देखिए आप ध्यान से, देखो ये पेप्टाइड यौगिक है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, मैं मान लो जैसे देखो, जैसे मैं ऐसे मान लो कोई भी एमिनो, मान लीजिए मैंने ग्लाइसिन ले लिया, एलेनिन, 2 एमिनो ले लिया। पेप्टाइड यौगिक के निर्माण के लिए कम से कम 2 एमिनो चाहिए।
पेप्टाइड यौगिक के निर्माण के लिए कम से कम 2 चाहिए। मान लीजिए हमने 2 एमिनो अम्ल लिया, कौन कौन सा 2 एमिनो अम्ल, कौन कौन सा, ग्लाइसिन ले लिया है और क्या ले लिया हमने, अलेनिन। ग्लाइसिन और अलेनिन। ग्लाइसिन जानते हैं आप? देखो ग्लाइसिन जो है ऐसे लिखा जाता है H2NCH2, ये ग्लाइसिन है। आर के स्थान पे इसे रख देंगे, ग्लाइसिन होता है, ये ग्लाइसिन है आपका। और अगर मान लीजिए ले लिया हमने क्या, अलेनिन, क्या ले लिया, अलेनिन ऐसे लिखा था H2NCHCH3 होता है और COOH। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका OH और इसका H क्या निकाल देगा, H2O निकाल देगा। क्या निकाल देगा, H2O। और कैसे जुड़ेगा, H2N बनाएगा और CH2 बना लेगा और आपको मिलेगा CO और क्या बचेगा, HN। CO भाई HN बचेगा ना, बाकी उसको जोड़ लीजिए आप, CH CH3 और COOH। आप चाहें तो देखो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डबल बॉन्ड कर सकते हो कि नहीं, आप चाहे ना, ये यही आपका क्या है, एमाइड बॉन्ड है। आप एमाइड बॉन्ड को चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे, यही बता रहा हूं। C डबल बॉन्ड वो कर दोगे, डबल बॉन्ड ऊपर कर सकते हो, वो भी चलेगा। ये आपका कौन सा बॉन्ड है, एमाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, एमाइड बॉन्ड है। CONH एमाइड है, NH2 एमाइड। CONH लिंकेज को आप बोलते हैं एमाइड लिंकेज। और अगर एमाइड बॉन्ड, एमाइड लिंकेज एमिनो अम्लों के बीच में पाया जाता है, उसी एमाइड लिंकेज को क्या नाम दिया जाता है, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। जो एमाइड बॉन्ड है वो, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड है वो एक प्रकार का एमाइड बॉन्ड होता है। जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं सभी कौन से बॉन्ड होते हैं, एमाइड बॉन्ड। देखो एमाइड बॉन्ड अगर एमिनो अम्लों के बीच में पाया जाए तो उस एमाइड बॉन्ड का एक और नाम हो सकता है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड है सभी क्या होते हैं, एमाइड बॉन्ड। ठीक है, अब बात किया जाए कि जो मतलब कह सकते हैं ना, पेप्टाइड यौगिक में भाग लेने वाले इम्यूनो अम्लों की संख्या के आधार पर इसे कितने कैटेगरी में बांटा गया है। अच्छा मान लीजिए कोई बोले कि पेप्टाइड बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड का डेफिनेशन तो क्या लिखेंगे आप, पेप्टाइड बॉन्ड तो आप बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक इम्यूनो अम्ल परस्पर संपर्क में आने पर जल का निष्कासन करके जो एमाइड लिंकेज बॉन्ड बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्ल परस्पर संपर्क में आने पर, परस्पर संपर्क में आने पर इसका भाई जल का निष्कासन करके, एक एमाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं, एक एमाइड बॉन्ड बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, निष्कासन करके एक एमाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं, एमाइड बॉन्ड नहीं था का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, कहा जाता है। अच्छा आपसे कोई कह दे पेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड में डिफरेंस होना चाहिए, पेप्टाइड जो होता है यौगिक होता है और पेप्टाइड बॉन्ड है, एमाइड बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है और पेप्टाइड क्या है, एक यौगिक है जो कि किससे बनता है। देखो पेप्टाइड बॉन्ड भी एमिनो अम्लों से ही बनता है और पेप्टाइड यौगिक भी किससे बनता है, लेकिन जल के निष्कासन के बाद जो एमाइड बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड है और जल के निष्कासन के पश्चात जो पूरा कंपाउंड बना है, जो पूरा यौगिक बना है वो कौन सा यौगिक है, पेप्टाइड यौगिक। जल के निकालने के बाद जो पूरा कंपाउंड बना है ये कौन सा यौगिक है,
इसको आप पूरा मिला के, इन दोनों को मिला के आपका क्या बोलेंगे, ये पेप्टाइड यौगिक है। कौन सा यौगिक है, ये डिफरेंस है, ये पूरा पेप्टाइड है और ये केवल इतना बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे, देखो मैं लिखाऊंगा आपको पेप्टाइड यौगिक का वर्गीकरण। किसका भाई, पेप्टाइड यौगिक का वर्गीकरण। जो पेप्टाइड यौगिक है उनमें उपस्थित पेप्टाइड यौगिक प्रयुक्त एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर, प्रयुक्त एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर की संख्या के आधार पर कहाँ कहाँ बांटे गए भाई, आधार पर ओलिगोपेप्टाइड तथा पॉलीपेप्टाइड में बांटे गए। ओलिगोपेप्टाइड तथा किसमें भाई, पॉलीपेप्टाइड में वर्गीकृत किए गए हैं, में वर्गीकृत किए गए हैं। इतना फटाफट लिखिए आप लोग, तब मैं बढ़ता हूँ। बांटे गए, ये हेडिंग सही कर लेंगे आप लोग, पेप्टाइड यौगिक का वर्गीकरण है। वर्गीकरण, पेप्टाइड यौगिक जो है उसमें कितने एमिनो भाग लेते हैं उनकी संख्या के आधार पर बांटा गया है किसमें, ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। ये लिख लिया आप लोगों ने, ये वाला, ये चीजें हो गई हैं, ये वाली आप लोग समझ ली, फिर आराम से लिखें। देखिए, अच्छा ओलिगोपेप्टाइड जानते हैं किसे कहते हैं, ओलिगोपेप्टाइड मतलब जब पेप्टाइड यौगिक में एमिनो अम्लों की संख्या 2 से लेकर 10 तक। ठीक है, ओलिगोपेप्टाइड किसे कहेंगे आप लोग, पहली बात जान लीजिए, मोनोपेप्टाइड यौगिक संभव नहीं। मोनोपेप्टाइड यौगिक का मतलब एमिनो अम्ल एक ही भाग लेगा, और एक एमिनो अम्ल के भाग लेने से पेप्टाइड यौगिक नहीं बनेगा, कम से कम 2 एमिनो अम्ल बनने चाहिए, भाग लेने चाहिए। तो डाइपेप्टाइड संभव है, ट्राइपेप्टाइड संभव है। और ये भी जानते रहिए आप लोग कि डाइपेप्टाइड किसे कहते हैं। डाइपेप्टाइड यौगिक का मतलब है कि 2 एमिनो अम्ल भाग लिए, और ट्राइपेप्टाइड का मतलब कितने एमिनो अम्ल, 3। और ये भी जानते रहिए आप लोग थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए डाइपेप्टाइड यौगिक है तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितना बनेगा, 1। डाइपेप्टाइड यौगिक में कितना पेप्टाइड बॉन्ड, 1। ट्राइपेप्टाइड यौगिक में 2। अगर पेंटापेप्टाइड यौगिक हो तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड, 4। पेंटापेप्टाइड यौगिक में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 4 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। ठीक, तो ये सब चीजें जानते रहिए आप लोग। देखो ओलिगोपेप्टाइड यौगिक किसे कहेंगे, ओलिगोपेप्टाइड यौगिक किसे कहेंगे कि जब पेप्टाइड यौगिक में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी हो, 2 से 10। जब पेप्टाइड यौगिक में प्रयुक्त एमिनो अम्लों की संख्या, जब पेप्टाइड यौगिक में प्रयुक्त या पेप्टाइड बॉन्ड में प्रयुक्त, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, जब पेप्टाइड बॉन्ड में कितने एमिनो अम्ल यूज हों, प्रयुक्त एमिनो अम्लों की संख्या, अम्लों की संख्या कितना हो, 2 से 10, 2 से कितना हो, 10 हो। तो देखो इसी के मतलब कह सकते हैं इसी की संख्या के आधार पर इसको बांटा गया किसमें भाई, डाइपेप्टाइड, किसमें, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, और किसमें भाई, टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ऐसे डाट डाट करके किसमें भाई, डेकापेप्टाइड में बांटा गया, डेकापेप्टाइड में बांटा गया। ठीक है, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, डाट डाट डाट, डेकापेप्टाइड में बांटा गया है किसे, पेप्टाइड यौगिक को। और एक होता है पॉलीपेप्टाइड, किसे कहेंगे पॉलीपेप्टाइड भाई, पॉलीपेप्टाइड किसे कहेंगे कि जब पेप्टाइड बॉन्ड में प्रयुक्त एमिनो अम्लों की संख्या कितनी हो, जब पेप्टाइड बॉन्ड में या पेप्टाइड यौगिक में, पेप्टाइड यौगिक में प्रयुक्त एमिनो अम्लों की संख्या
प्रयुक्त एमिनो अम्लों की संख्या कितनी हो। तो क्या लिखा आपने, जब पेप्टाइड यौगिक में प्रयुक्त एमिनो अम्लों की संख्या कितनी हो। हाँ, एमिनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक हो। अच्छा, ये ध्यान दें आप, थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। हो तो उसे क्या कहा जाएगा, अपन आगे लिख लेंगे, उसे पॉलीपेप्टाइड यौगिक कहा जाता है, लिख लेंगे आप। अच्छा देखिए, ध्यान से एक बात बता दो, जितने प्रोटीन नहीं होते, प्रोटीन सामान्यतः प्रोटीन में जो है एमिनो अम्लों की संख्या 100 से अधिक होती है। जो प्रोटीन होते हैं सामान्यतः, जो प्रोटीन होते हैं प्रोटीन्स कह सकते हैं, प्रोटीन्स का आणविक द्रव्यमान, सामान्यतः प्रोटीन का आणविक द्रव्यमान जानते हैं कितना होता है, 10,000 U। ये द्रव्यमान का मात्रक है डाल्टन। 10,000 U या 10,000 डाल्टन होता है प्रोटीन का द्रव्यमान, और इनमें एमिनो अम्लों की संख्या 100 से अधिक होती है। इनमें एमिनो अम्लों की संख्या, या प्रयुक्त कह देंगे, इनमें प्रयुक्त एमिनो अम्लों की संख्या, 100 से अधिक होती है। अर्थात आप जानते हैं क्या कह सकते हैं, अधिक होती है। अर्थात आप ये बोल सकते हैं कि जितने भी प्रोटीन होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड है, क्योंकि एमिनो अम्लों की संख्या भाई 10 से ज्यादा होने पर पॉलीपेप्टाइड हो जाता है। ठीक है, 10 से ज्यादा होने पर पॉलीपेप्टाइड हो जाता है। लेकिन देखो, अगर मान लीजिए एमिनो अम्लों की संख्या 12 हुई या 20 हो जाए तो वो हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। वो कौन सा यौगिक हो जाएगा, लेकिन वो प्रोटीन नहीं होगा। अगर एमिनो अम्लों की संख्या 20 हो जाए, हो जाएगा भाई, 10 से ज्यादा एमिनो अम्लों की संख्या होगी तो वो पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर 20 एमिनो अम्ल हो जाए तो वो तो हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड, यौगिक तो हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड, लेकिन वो प्रोटीन नहीं होगा। प्रोटीन होने के लिए सामान्यतः एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 100 से ज्यादा। बस जानते हैं, बस यहाँ एक एक्सेप्शन है, इंसुलिन को छोड़कर। किसको छोड़कर, इंसुलिन को छोड़कर। जानते हैं, इंसुलिन में एमिनो अम्लों की संख्या होती है 51। ऐसा लिखो, इंसुलिन में एमिनो अम्लों की संख्या, एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 51 होती है। बस यही है, बाकी जितने भी सामान्य केस में प्रोटीन पाए जाते हैं उनमें एमिनो अम्लों की संख्या 100 से ज्यादा होती है। हालांकि ये भी पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन सामान्य केस ये कि बताया जाता है कि प्रोटीनों में एमिनो अम्लों की संख्या 100 से ज्यादा है। पॉलीपेप्टाइड तो ये भी है, वो भी पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हैं जितने भी प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, प्रोटीन होते हैं पॉलीपेप्टाइड, लेकिन सभी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं हो सकते। मान लीजिए 20 एमिनो अम्ल पाए जाएं, 20 एमिनो अम्ल पाए जाएं, 25 एमिनो अम्ल पाए जाएं, वो होगा तो पॉलीपेप्टाइड, लेकिन प्रोटीन नहीं होगा। होगा तो पॉलीपेप्टाइड ना, प्रोटीन नहीं होगा, क्योंकि यही प्रोटीन एक ऐसा जिसमें क्या एमिनो अम्ल है, यही एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें एमिनो अम्लों की संख्या 51 है। मान लो इससे कम हुआ तो भी होगा 50, मतलब कि मान लीजिए वही 25-30 हो जाए, होगा पॉलीपेप्टाइड, लेकिन वो प्रोटीन नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है, प्रोटीन को जानते हैं, प्रोटीन एक है, प्रोटीन कौन सा यौगिक है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड यौगिक। कौन सा यौगिक है, पॉलीपेप्टाइड यौगिक है। ये प्रोटीन यौगिक है पॉलीपेप्टाइड। और यहाँ सबसे नोट पॉइंट जानने वाली है, सबसे विशेष बात आपको, यही लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का, यही सबसे लास्ट पॉइंट आपको जानने वाली बात है कि सभी प्रोटीन क्या होते हैं, सभी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, सभी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जबकि सभी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं होते। मान लीजिए 20 एमिनो अम्ल पाए जाए तो पॉलीपेप्टाइड तो हो जाएगा, जितने भी प्रोटीन है सब पॉलीपेप्टाइड है,
लेकिन मान लीजिए इम्यूनो अम्लों की संख्या 20-25 हो जाए, होगा पॉलीपेप्टाइड, लेकिन वो प्रोटीन नहीं होगा। यही बोला गया कि जितने भी प्रोटीन होते हैं सब पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जबकि सभी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं होते या नहीं हो सकते, ऐसा बोल सकते। समझ पा रहे आप? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी प्रोटीन मतलब सभी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ये कहने का मतलब है, जबकि सभी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं होते। अच्छा, ये सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ हो। क्लियर है आप लोग ना? इतना बढ़िया से पढ़ के आइए। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा ना प्रोटीनों का वर्गीकरण। अभी आपने इम्यूनो अम्लों को पढ़ा है, अभी आपको क्या पढ़ाया जाएगा? प्रोटीनों का वर्गीकरण। कितना आप बढ़िया से पढ़ के आए। यहाँ एक नोट पॉइंट आपने सीखा ना, ये वाला, ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं हो सकते, सभी नहीं हो सकते। जिसमें इम्यूनो अम्लों की संख्या, ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिनमें इम्यूनो अम्लों की संख्या 100 से ज़्यादा रहेगी प्रोटीन है, जिनमें 100 से कम है सामान्य केस में उनको नहीं कह सकते। बस इसको छोड़ दो, बस इसी को छोड़कर, ठीक है? फटाफट लिखें आप तो इसको।